फंक्शन है, one is radial function, two other is angular function, one is theta, other is phi. रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन, ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए उसके लिए। अगर ये साई फंक्शन है तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ से निकालना हो तो क्या हम साई स्क्वायर कर दें? क्या हम यहाँ से ये लिखें कि साई स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर ऑफ आर, रेडियल फंक्शन स्क्वायर, प्लस थीटा स्क्वायर ऑफ थीटा y प्लस सॉरी एंड कॉमा फाई स्क्वायर ऑफ फाई, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा। साई तो अपना फंक्शन है सर, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ आर स्क्वायर ऑफ आर आया है सर, दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, स्क्वायर और साई डेंसिटी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस सर, फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो आर है सर वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और जो आप थीटा देख रहे हैं और फाई देख रहे हैं वो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। क्या जब भी स्पीड सही शो कर रहा है मुझे 133 kbps, सो अभी ठीक होगा साउंड। यस सर सही है। 159, यस सर, अभी सही है। 28 सडनली डिप करता है, क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि सर अभी हम आपको बताए थे, क्वांटम नंबर हम डिस्कस तो नहीं किए हैं, लेकिन हम आपको ये डिस्कस जरूर करके दिए हैं कि रेडियल जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जो रेडियल फंक्शन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो एंगुलर है वो मैग्नेटिक और एजीमुथल के बारे में देता है। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है। एकदम वन लाइन याद रखना है आपको कि स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन, स्पिन quantum number is not obtained from Schrodinger equation. From Schrodinger equation. दूसरी पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं नोड। नोड क्या होता है? जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है उस पोजीशन को नोड बोलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट इज नोड। कहने का मतलब ये हुआ कि साई स्क्वायर का वैल्यू जहां पे 0 होगा, दिस इज कॉल्ड नोड। चलिए ऑर्बिटल क्या है सर अपना? ऑर्बिटल वो है जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, साई स्क्वायर नॉन जीरो होता है। इट इज द 3 डायमेंशनल वॉल्यूम around the nucleus in which the electron finding probability is finite. The electron finding probability is finite or maximum.
is finite or maximum called orbital. सो सर ऑर्बिटल में साई स्क्वायर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, नॉन जीरो होता है। ओके, n इक्वल टू 1, साई का एक वैल्यू, साई फंक्शन का एक वैल्यू, मतलब होता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल है सर ये एस क्या है? शार्प है सर। शेप कैसा होता है इसका? शेप होता है स्फेरिकल। n इक्वल टू 2 के लिए साई फंक्शन का दो वैल्यू, साई 1 साई 2, जिसमें 2s और 2p होता है। 2s मतलब s मतलब शार्प आप देख लिए थे, 2s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। p का मतलब होता है यहाँ पे प्रिंसिपल। p का मतलब होता है प्रिंसिपल। जो इसका शेप होता है ये स्फेरिकल है, और स्फेरिकल आप समझ पा रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में एडवांस कंप्यूटिंग की हेल्प से डॉट प्लॉट किया गया, where the probability of finding of electron is non-zero, said to be a sphere and named as s orbital. सर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है डम्बेल इन शेप। प्रिंसिपल शेप कैसा होता है p का? डम्बेल होता है। डम्बल देखे हैं कि आप? जरूर सब लोग। इस टाइप का डंबल सेट होता है। अगर ये आप x और लीजिएगा तो इसको px बोला जाता है। हम लोग p का जनरेट ऑर्बिटल निकालेंगे, ठीक है? तो इसको यही छोड़ना है। p प्रिंसिपल इक्वल टू 3 में साई 1 साई 2 साई 3 और 3 के करस्पॉन्डिंग s p और d होगा। p का मतलब क्या है? डिफ्यूज का मतलब होता है सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। यस सर। यस सर। और आपकी वॉइस नहीं आ रही है। फ्रीज्ड। सर आपकी स्क्रीन भी फ्रीज है। वॉइस कट रहा है, स्क्रीन फ्रीज है, ये कैसे हो रहा है? ये सब स्पीड तो हमें सही बता रहा है। यहाँ से स्पीड बहुत सही बता रहा है। डिफ्यूज्ड शेप है इसका डबल डम्बल। डबल डम्बल अभी भी कट रहा है? नो सर। नो सर अभी ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है आज। स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है। स्लाइड ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा। बिल्कुल, ये रहा स्लाइड ऊपर। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस। कभी कभी स्लाइड फ्रीज हो जा रहा है, वॉइस कट रहा है, जबकि स्पीड अभी 207 kbps। स्पीड ठीक से कर रहा है सडनली, मतलब अभी ठीक है, सडनली प्रॉब्लम होता है। सो अगर इसको आप x और इसको y बोल लेंगे तो ये एक्सियल ऑर्बिटल है। इसको आप dx² y² नाम देते हैं। ये नाम हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्यों है, कैसा है, क्या जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो देखेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए dx² y² बोलते हैं इसको।
ये डी है, डिफ्यूज्ड है, शेप जो इसका है वो डिफ्यूज्ड है, एंड सॉरी डी मीन्स डिफ्यूज्ड, शेप इसका डबल डबल है। n इक्वल टू 4 के लिए अगर लेंगे तो psi 1 psi 2 psi 3 psi 4, 4 फंक्शन आएंगे सर, 4 फंक्शन आएंगे इसके, जिसमें psi 1 के करस्पॉन्डिंग s p d एंड f आता है। f की बात करें तो f का मतलब फंडामेंटल है। जो शेप होता है इसका वो कॉम्प्लेक्स होता है, डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग। लीफ लाइक शेप होता है इसका, शेप होता है इसका कॉम्प्लेक्स, लीफ लाइक शेप होता है, बट इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं है अपने लिए जरूरी। नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ये जो फंक्शन आया अपना, जिसमें रेडियल और एंगुलर दोनों ही पार्ट था, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अभी जो हम लोग फंक्शन साई फंक्शन निकाले पोलर कोऑर्डिनेट में, उसमें जो साई फंक्शन होगा ना, वो लुक्स लाइक, आप एक एज्यूम कर लीजिए कि कुछ इस टाइप का होगा वो साई फंक्शन। लाइक कि मान लीजिए कोई आप ऐसे, हम लोग दिए थे ना कल एग्जांपल शायद, कि x के टर्म्स में मान लीजिए x² + 6x + 3 टाइप का है, ये रेडियल फंक्शन हो गया, फिर sin थीटा है, फिर cos फाई है, तो इस टाइप कोऑर्डिनेट में, तो ये दोनों एंगुलर फंक्शन हो गया और ये रेडियल फंक्शन हो गया। तो हम अगर सिर्फ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें, साई² जो है r² जो है उसकी केवल अगर हम बात करें, तो उसको क्या हम लोग ऐसे समझ सकते हैं क्या, देखिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय r²r, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। चलिए, ये रहा हमारा न्यूक्लियस सेंटर पे, यहां से हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस खींचते हैं, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y और ये रहा अपना z, ठीक है। हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का स्फीयर मतलब कट कर लेते हैं, कितना का, dr थिकनेस का, चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन कंसीडर कर लेते हैं dr थिकनेस का, ठीक है, dr थिकनेस का चारों तरफ एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये चारों तरफ r डिस्टेंस पे कितना थिकनेस का, dr थिकनेस का एक वॉल्यूम कंसीडर कर लिए, ठीक है। सडनली डाउन होता है गैस, क्या करें। सो dr थिकनेस का आप ये 3D वॉल्यूम काउंट कर कंसीडर किए हैं आप। देन रेडियल प्रोबेबिलिटी आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देन रेडियल प्रोबेबिलिटी एट r डिस्टेंस, आप ये लिख सकते हैं क्या, r² इंटू dv, बोलिए। अगर आप ये लिखेंगे तो क्या दिस इज इक्वल टू r²r, dv के लिए आप जरा समझिए, dv के लिए क्या आप ये लिख सकते हैं 4/3, जो आउटर स्फीयर है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r प्लस dr का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। कोई कंफ्यूजन किसी को, क्या ये लिख सकते हैं, बोलिए। सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, सर और एक बार बताइए, समझ में नहीं आया। सर कुछ ये समझ में नहीं आया। नो ये सर। समझ में नहीं आया। स्फीयर है, ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है ओरिजिन पे, हम क्या किए, r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का स्फेरिकल वॉल्यूम कंसीडर कर लिए dr थिकनेस का। हम इस स्फीयर का रीजन मतलब जो स्फेरिकल वॉल्यूम हम ये किए हैं, कंसीडर किए हैं, उसका हमें रीजन चाहिए, पूरे सेल का वॉल्यूम चाहिए। ये सेल का वॉल्यूम तो लिख ही सकते हैं ना,
आउटर सेल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 आर प्लस डी आर का स्क्वायर, ये आउटर सेल का वॉल्यूम होगा, माइनस 4/3 बाय 2 इनर सेल का वॉल्यूम, उसको माइनस कर दीजिए तो डी आर थिकनेस का जो वॉल्यूम कंसीडर किए हैं उसका वॉल्यूम आ जाएगा ना। यस अरे स्फेयर का वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्फेयर का वॉल्यूम तो ऐसे ही निकालते हैं ना अगर डी आर थिकनेस का स्फेयर हो तो। अरे सर्कल का वॉल्यूम तो ऐसे ही निकालते हैं भाई, सर्कुलर फील्ड का वॉल्यूम नहीं निकाले हैं क्या, ये आर हुआ, ये आर टू हुआ, ये आर वन हुआ, ये आर टू हुआ, तो ये जो होल है इस होल का वॉल्यूम निकालो या इस डिस्क का वॉल्यूम निकालो, ये सब कैलकुलेट किए होंगे ना। आउटर स्फेयर का वॉल्यूम माइनस इनर स्फेयर का वॉल्यूम, आउटर स्फेयर का वॉल्यूम माइनस इनर स्फेयर का वॉल्यूम। सो आर क्यूब आर स्क्वायर आर 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई क्यूब। यस सर, चलिए इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लीजिए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब को हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहे हैं विद मल्टीप्लीकेशन पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई डी आर क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 4/3 पाई और क्या 3ab 3r इंटू डी आर 3ab, ये तो अलग चीज है, ये तो मल्टीप्लीकेशन का चीज है। 3ab इंटू क्या होता है बोलिए, a प्लस बी होता है क्या, यस सर। 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे लिखे आया समझ में, ये टर्म हो गया कैंसर, क्या बचा आर स्क्वायर आर इंटू 4/3 पाई डी आर क्यूब प्लस 4 पाई 3r क्यों 4 पाई आर डी आर इंटू आर प्लस डी आर। क्या यही बचा, अगर मान लें कि डी आर टेंड्स टू 0 है तो क्या हम इसको ये लिख पाएंगे आर आर स्क्वायर ऑफ आर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर ऑफ आर इंटू, सर डी आर वाला टर्म्स खत्म, 4/3 नॉट 4/3 4 पाई आर वाला टर्म्स केवल रखते हैं, आर डी आर प्लस डी आर वाला टर्म्स को कैंसिल करते हैं, सो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर डी आर। केवल हम इसका मल्टीपल इसके साथ इसको केवल कंसिडर किए, डी आर वाले टर्म्स को हटा दिए, डी आर टेंड्स टू 0 के चलते। सो आपके पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आया आर ऑफ आर स्क्वायर ऑफ आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। गाइस आपको ये देखने में टफ लग रहा है, मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा, अगर आपको पूरा चीजें आपको समझ में नहीं आया होगा फिर भी कि ये डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें, डेंसिटी कैलकुलेशन तो समझ में आया होगा आपको। आप जब भी 1s का ग्राफ खींचेंगे ना, 1s के लिए आपको ग्राफ पूछेगा प्लॉट करने के लिए, तो साई वर्सेस आर का ग्राफ, साई स्क्वायर वर्सेस आर स्क्वायर आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का वर्सेस आर का ग्राफ, ये सारे ग्राफ आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में। जैसे ही थोड़ा सा आप एडवांस बनाइए सारे ग्राफ मिलेंगे क्वेश्चन में। ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कहाँ से आया, तो ये 4 पाई आर डी आर स्क्वायर डी आर यहाँ से आया हुआ है। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी समझ सकते हैं या फिर थोड़ा सा उसका बैकअप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसी डीआर को अगर आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो जिस लिमिट के लिए इंटीग्रेट कर दीजिएगा उसके लिए आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगा। ये चीज है ये। आर डिस्टेंस हमने डीआर थिकनेस वॉल्यूम कंसीडर कर लिया है, स्फेरिकल वॉल्यूम डीवी, उस डीवी को इस तरह से कैलकुलेट करके डीआर अगर बहुत कम थिकनेस का हम किए हैं, डीआर टेंड्स टू 0 किए हैं, तो अल्टीमेटली हमें आर स्क्वायर आर ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर डीआर आ गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सर वो 4/3 जो था वो 3 कहाँ गया? 4 पाई 3 3 3 कैंसिल हुआ ना दोस्त, ये
सर वो नहीं, उसके दूसरा ये स्टेप वाला के टर्म बाद dr 4/3। dr टेंड्स टू 0, इसको कर दिए 0। सॉल्विंग प्रोसेस है। अब यहाँ बोलेंगे कि सर इस dr सबको भी 0 कर दीजिए तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम यस r वाला सर। फंक्शन को dr इंटू dr को कंसीडर नहीं किए हैं, dr को हटाए हैं। 4 पाई r स्क्वायर dr आएगा प्लस 4 पाई r स्क्वायर dr का स्क्वायर। तो ये dr क्यूब dr जो है बहुत छोटा है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, बहुत छोटा फ्रैक्शन है, तो उसका क्यूब उसका स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा। नहीं समझ रहे बात? 1 यस बाई सर, 2 समझ में। इसका स्क्वायर इसका क्यूब और भी छोटा होगा। बोलिए। 1/10 1/100 इस क्यूब इसका स्क्वायर और भी नेग्लिजिबल होगा। तो अगर ये टेंड्स टू 0 है तो ये नेग्लिजिबल आएगा क्यूब और स्क्वायर। dr वाले टर्म को कंसीडर किए हैं। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे और? हाँ सर, समझ में आया। समझ में आया? तो जितना छोटा वैल्यू लेंगे उसका स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर और भी छोटा छोटा आएगा। सो dr टेंड्स टू 0 में इस क्यूब को हटाए, इस dr स्क्वायर वाले टर्म्स को हटाए, r स्क्वायर dr वाले टर्म्स को रखे। सॉल्व तो करना है, आगे dr को इंटीग्रेट भी तो करना है, तो इसीलिए अपना टर्म आया r स्क्वायर r ऑफ 4 पाई r स्क्वायर dr। अब हम यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज लिखने जा रहे हैं। हम आपको बोले थे कि ये अभी जो भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वो बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन उस पर आया तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो चीजें। तो आपको याद नहीं करना है, बस केवल देखना है और उस ग्राफ में कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो चीज देखना है। क्या होता है फॉर n इक्वल टू 1, ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी आया है ना, r ऑफ r रेडियल प्रोबेबिलिटी 1s के लिए, psi 1 जिसका मतलब है 1s, इसका वैल्यू आता है 2 बाय a नॉट टू द पावर 3/2, 2 बाय a नॉट टू द पावर 3/2 into e to सर the योर power वॉइस minus इज of ब्रेकिंग। sigma by 2, again problem, for n equal to 1 sigma 1 is 1s, r of ये रेडियल फंक्शन है, इस रेडियल फंक्शन का वैल्यू आया है 2 बाय a नॉट टू द पावर 3/2 into e to the power minus sigma by 2। ये जो a नोट है ना, here a नोट इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? तो इस कांस्टेंट का वैल्यू है h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट करके आप 0.529 लाए थे बोर्स थ्योरी में। सो बोर्स थ्योरी अभी भी सिग्निफिकेंट है, देखेंगे इसका कैसे क्या सिग्निफिकेंस है, ग्राफ के टाइम पे आपको क्लियरली दिखेगा ये चीज। और जो सिग्मा है ना, दिस सिग्मा इज इक्वल टू 2rz बाई एन। ये सिग्मा इस r पे डिपेंड करता है, रेडियल फंक्शन है ना, तो ये 2 है 2rz बाई एन, 2rz बाई एन, सिग्मा इज इक्वल टू 2rz बाई एन, ये r पे डिपेंड करता है ये सिग्मा। सो क्या सर ये इतना बड़ा फंक्शन हमको याद रखना है? जी नहीं, याद नहीं रखना है। मैचिंग में एक बार जेईई एडवांस में मैचिंग में पूछा था कि सिग्मा 1s के लिए रेडियल फंक्शन का वैल्यू क्या है, आपको मैच करना। ये वैल्यू दिया रहता है, अगर एक बार आप देख के गए हुए हैं ना तो आप आराम से मैच कर पाएंगे उसको। तो ये चीजें आपको रटना नहीं है। 2 बाई ए नॉट 3/2 इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ए नॉट सिग्मा जहां तक हो पाएगा रेलिवेंट, कुछ कुछ वैल्यू हम आपको लिख के देते हैं, सारे नहीं देंगे लिख के। r ऑफ r 2s के लिए 1 बाय 2√2 a नॉट टू द पावर 3/2 इंटू 2 माइनस सिग्मा इंटू ई टू द पावर 2 minus sigma into e to the power minus of sigma by 2. This is the expression for radial function 2s. Clear?
आर ऑफ आर 3s के लिए घबराइए मत, परेशान मत होइए। Sir, 1 बाय, हाँ सर, so that is 2 minus 6. 2 minus 6, not 6, 2 minus sigma e to the power minus sigma by 2, 1 by 9 root 3 a naught to the power 3 by 2 3 by 2 into 6 minus 6 sigma plus sigma square e to the power minus sigma by 2. R of R for 3p. टू पी के लिए नहीं लिखे क्या? पी के लिए है 1 बाय 9 रूट 6 ए नॉट टू दी पावर 3 बाई 2 इंटू 4 माइनस सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा बाई 2. आर ऑफ आर 2p लेफ्ट आउट कीजिए, बाय 2 to 6 a naught to the power 3 by 2 into sigma into e to the power minus of sigma by 2. डन। चलिए, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिख लिए हम। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या सब है। आप ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर 1s। 1s के लिए ग्राफ खींचना है हमें, किसके किसके बीच? आर ऑफ आर वर्सेस आर के बीच ये ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे होगा ये ग्राफ? आप क्वेश्चन पलट के देखिए, प्रीवियस ईयर में 1s 2s सबके लिए ये डिफरेंट ये लेकर के एक्सिस पे डिफरेंट वैल्यू लेकर के पूछा हुआ है ग्राफ कैसा होगा, कैसा पैटर्न होगा ग्राफ का। ठीक, आर ऑफ आर आर का। चलिए पहला फंक्शन देखिए 1s के लिए कौन सा है, ये है। आप इसमें देखिए कि 2 बाई ए नोट टू दी पावर 3 बाई 2 ये तो है कांस्टेंट, ई टू दी पावर माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2 है। सो ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। तो अगर आर का वैल्यू 0 हो जाए, न्यूक्लियस की बात की जा रही है, अगर आर का वैल्यू हम 0 ले लें तो सिग्मा 0, और अगर सिग्मा 0 हो गया तो ए नोट टू दी ई टू दी पावर 0 इज 1। सो कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, 2 बाई ए नोट टू दी पावर 3 बाई 2 कुछ कांस्टेंट होगा। और उसके बाद सिग्मा जैसे जैसे बढ़ेगा ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो क्या इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा? बिना सोचे करेंगे हम। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है दोस्त। सो ये कांस्टेंट से स्टार्ट होकर के, किसी कांस्टेंट से स्टार्ट होकर के क्या एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा क्या? बोलो भाई साहब। यस सर। सर और एक बार समझाइए ना। देखिए एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन से हम लोग देख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही ग्राफ लिखा हुआ है हर जगह, या फिर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का समझते रहते हैं कि देखो ये न्यूक्लियस हुआ, ये इतना डिस्टेंस पे गए, प्रोबेबिलिटी बढ़ा घटा ऐसे करते रहते हैं। सर हायर बुक में ये चीजें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन के हेल्प से अगर आप काम करना चाहेंगे कि रेडियल फंक्शन जो दिया है इसका, ये जो रेडियल फंक्शन दिया हुआ है सर, इसमें आप चेक कीजिए, इसमें ए नॉट क्या है? कांस्टेंट है। 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो ये पूरा कांस्टेंट हुआ, ई टू दी पावर माइनस सिग्मा बाई 2, और सिग्मा क्या है? 2rz बाई n। तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और हम ग्राफ किसके बीच खींच रहे हैं 1s के लिए? आर ऑफ आर वर्सेस आर के बीच। तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हुआ, मतलब हम 0 रखें, पहले 0 के लिए देख लेते हैं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा ई टू दी पावर 0, मतलब 1 2 बाई ए नॉट टू दी पावर 3 बाई 2, इसका कुछ वैल्यू होगा, वो कांस्टेंट आएगा। तो हमने एक्सिस में 0 पे, ओरिजिन पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऊपर से कट करते हुए लिया। उसके बाद सिग्मा का जैसे वैल्यू 0 से 1 2 3 4 जाएगा, तो क्या होगा? रेडियस आर जैसे जैसे बढ़ेगा सिग्मा बढ़ेगा, और सिग्मा बढ़ेगा तो ये क्या होगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों? माइनस है ना,
1 बाई टू दी पावर में सिग्मा बाई 2 1, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। आ रहा है बात समझ में? यस सर। समथिंग समथिंग, नथिंग नथिंग और एवरीथिंग। सर समथिंग समथिंग। आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पलटिए, सबके पास एनए अगर हो तो एनए का बुक पलटिए, आपको सारा ग्राफ वहां पे दिख जाएगा क्वेश्चन में। अगर ग्राफ मुझे प्लॉट करना हो आर स्क्वायर आर इंटू 4πr/dr इसके बीच और आर के बीच, तो ग्राफ कैसा होगा? अब आप समझिए, 1s हमारा एक्सप्रेशन क्या था? 1s के लिए आर स्क्वायर आर, हम आपको बोले हैं थोड़ी एक्सप्रेशन रटने के लिए, एक्सप्रेशन रटने की चीज नहीं है, किसी को याद नहीं रहता है। अगर क्वेश्चन इससे बेस्ड आया तो एक्सप्रेशन मेंशन होगा क्वेश्चन में, आपको परेशान नहीं होना है। आर ऑफ आर का एक्सप्रेशन मुझे आया था सर 2/a0⁴/2 e⁻⁻² ये चीज था सर। आप 4πr/dr से इसको मल्टीप्लाई करती है तो ये समथिंग आपको दिखेगा कैसा, 4πr/dr इंटू 2/a0⁴ समथिंग 3/2 इंटू e⁻⁻²। बस ये मल्टीप्लाई करके मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर इस ग्राफ में अब इस इक्वेशन में अगर r का वैल्यू आपने 0 ले लिया ना तो 0 हो जाएगा। ये बात भी सही है। r का वैल्यू 0 का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में थोड़ी होता है, नहीं होता है, तो मतलब 0 हो गया। सर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा। ऑन करो। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट सर दिख रहा है। अभी आपको प्रेजेंटेशन भी दिखेगा और वॉइस भी क्लियर होगा। ठीक है ये चीज। सो ये 4πr/dr 2/a0⁴/3/2 e⁻⁻r/2r। सर इसके लिए जब आप r का वैल्यू 0 लेंगे ना, जब इस एक्सप्रेशन में r का वैल्यू 0 ले रहे थे तो आपको कुछ कांस्टेंट मिल रहा था, लेकिन इस इक्वेशन में जब आप r का वैल्यू 0 लेंगे तो आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा सर, 0 मिलेगा। सो इस वॉइस क्रैकिंग बोलेगा भी अच्छा। क्या ये चीज क्लियर है दोस्त? बोलिए बंद कुछ। हो गया था बीच में। वॉइस डाउन हो गया। और फिर मैं से बोल बता दीजिए ना। इससे बढ़िया तो वो चल रहा था मेरे भी। 0.80 kbps का स्पीड दे रहा है, दिखा रहा है। सेकेंड ग्राफ हम फिर से समझा रहे हैं आपको। क्या आर स्क्वायर आर का एक्सप्रेशन क्लियर है? मेरा साउंड के लिए वॉइस क्लियर है तो, ऑडिबल है तो अभी? यस सर। यस सर। ये सब तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आर स्क्वायर आर का एक्सप्रेशन हमें याद हुआ सर, अभी याद हालांकि करना नहीं है मुझे, बट चलिए एक एक्सप्रेशन याद हो गया तो गलती से तो कोई बात नहीं है। 2 = a0⁴/3/2 e⁻⁻²। लेकिन अब जब हम आर स्क्वायर आर 4πr/dr जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक्सिस है वो, इसकी बात करें, मतलब इसमें हम 4πr/dr से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा आएगा a0⁴/3/2 e⁻⁻²।
मैं ये बोल रहा हूं जब हम r इक्वल टू 0 पुट करते थे इस वाले एक्सप्रेशन में, तो हमें आर स्क्वायर आर का कुछ कांस्टेंट वैल्यू आया था और इसीलिए ये ग्राफ स्टार्ट हुआ था उस कांस्टेंट वैल्यू से यहां से। लेकिन जब अब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो देखिए आर यहाँ पे है, यहाँ अगर r इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। और ये बात भी सही है कि सर चूंकि ओरिजिन पे आप न्यूक्लियस माने हैं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस में तो 0 आना भी चाहिए और आया भी है। इसके बाद आप r जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो r इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज करेगा और एक टाइम आएगा जहां पे मैक्सिमम आएगा ये। और आपको अच्छी बात ये बताऊं मैं कि ये जो मैक्सिमम का डिस्टेंस होता है ना, ये जो वैल्यू ऑफ r है ना, दिस वैल्यू ऑफ r इज 0.529 जो कि बोर्स ने कैलकुलेट करके दिया था। अब आप समझिए कि बोर्स ने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब एक हाइपोथेसिस, कुछ हाइपोथेसिस लेकर के चीजों को कनेक्ट किया था, लेकिन 529 इतना ज्यादा करेक्ट था कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, ये क्वांटम मैकेनिक्स भी सपोर्ट करता है कि r डिस्टेंस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगा और वो डिस्टेंस कितना होता है तो न्यूक्लियस से 0.529 डिस्टेंस पे। और यही तो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम के लिए बोर्स भी बोला था कि भैया 0.2529 के लिए n इक्वल टू 1 रखिए, z इक्वल टू 1 रखिए, रेडियस आएगा 0.529, जहां पे पहली सेल होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे। ये भी तो दिखा रहा है कि 0.529 डिस्टेंस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। क्या क्लियर है? फिर डिक्रीज करेगा। हाँ तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद कुछ डिस्टेंस आया r डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम, फिर आगे बढ़ेंगे फिर डिक्रीज करेगा, फिर कुछ पॉइंट के बाद मैक्सिमम होगा 2s2p के लिए। अरे क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये है 1s के लिए ये दो ग्राफ, ठीक है, 1s के लिए ये दो ग्राफ। चलिए फॉर 2s अगर आपको बोला जाए, फॉर 2s अगर बोले कि r ऑफ r वर्सेस r का ग्राफ खींचना है, कैसे खींचेंगे? r ऑफ r वर्सेस r का ग्राफ कैसा होगा 2s के लिए, समझिए जरा। 2s का एक्सप्रेशन पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या था एक्सप्रेशन अपना। कहाँ है 2s का एक्सप्रेशन? ये रहा। देखिए इस एक्सप्रेशन में देखिए सिग्मा का तो वही वैल्यू है ना, सिग्मा इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग? सिग्मा इक्वल टू क्या लिखे थे? 2rz/n। तो सिग्मा तो हर एक्सप्रेशन में वही है ना, 2rz/n। तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। मैं बोल रहा हूं कि 2s के लिए अगर हम सिग्मा का r का वैल्यू 0 रखे, ओरिजिन की बात किए, मतलब सिग्मा हो गया 0। अगर सिग्मा 0 हो गया तो ये यहाँ भी सिग्मा है, देखिए e टू दी पावर, ये तो 1 हो गया लेकिन यहाँ पे 0 है ना सर, सिग्मा इक्वल टू 0। तो सर ये 2 इंटू दिस, ये एक कांस्टेंट आएगा 2/2√2 a0 टू दी पावर 3/2, ये वैल्यू आएगा सिग्मा इक्वल टू 0 पे। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर सिग्मा इक्वल टू 0 रख देंगे यहाँ पे तो ये तो 1 हो जाएगा भाई। सो 1/2√2 a0 टू दी पावर 3/2 इंटू 2 माइनस सिग्मा, ये आएगा। अब ये सिग्मा 0 तो ये भी 0 हो गया, तो 2 इंटू इतना होगा ना केवल। नहीं बोल रहे हैं कोई? अब ये तो वैल्यू रख के सॉल्व करने वाली बात है यार, ये तो मैथ्स है, इसमें केमिस्ट्री नहीं है कहीं। हाँ ना बोलो तो, कम से कम ना तो बोलो कि फिर से मैं बोलूं। अरे और एक बार समझाइए। कुछ नहीं समझ आया सर। Yes, sir, once again. अरे यार इस एक्सप्रेशन में सिग्मा का वैल्यू 0 रख के नहीं सॉल्व कर सकते क्या हम लोग? इस एक्सप्रेशन में सिग्मा का वैल्यू 0 रखने बोल रहे हैं हम तुमको, e टू दी पावर 0/2 इसको 1 हो गया तो तुम्हारा एक्सप्रेशन आया 1/2√2 a0 टू दी पावर 3/2 इंटू 2 माइनस सिग्मा, ये हो गया इंटू 1। सिग्मा इक्वल टू अगर 0, ये भी अगर 0 हो गया, सिग्मा 0 रखे थे तो इसलिए ये 1 हुआ है, तो ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा? 2 इंटू ये नहीं बचा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू इतना नहीं बचा क्या? यस सर। ये समझने में क्यों टाइम लग रहा है? ये तो सॉल्विंग है ना। तो ये कांस्टेंट हुआ कि नहीं? 2 इंटू इतना एक कांस्टेंट आया कि नहीं आया? आया कांस्टेंट? यस सर। यस सर। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे कहीं कांस्टेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी आप देखो,
अगर सिग्मा का वैल्यू 2 रख दें, देखो -2/2 कैंसिल हो जाएगा, e⁻1 हो जाएगा, ठीक। और सिग्मा का वैल्यू 2 का मतलब हुआ 2 - 2 = 0, और 0 मतलब पूरा का पूरा 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। सिग्मा = 2 अगर रख दे तो 0 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि सर एक वैल्यू इस 2 पे r = 2 पे सिग्मा 0 होगा, r = 2 पे सिग्मा 0, सॉरी, r = कुछ ऐसा वैल्यू होगा जिसपे सिग्मा का वैल्यू 2 आएगा, उस वैल्यू पे ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, 0 होगा इसका वैल्यू। फिर धीरे धीरे नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है, फिर ऐसा हो जाता है ग्राफ। देखो यही ग्राफ यहाँ बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, हमको बनाना है। सो कैसा बनाना है हमें ग्राफ? 2s का 2s का ग्राफ हमें बनाना है, कांस्टेंट से चलेगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 होने के बाद ये ऐसे जाएगा ग्राफ। फिर से 0 कभी होगा क्या? सिग्मा = 2 पे 0 होगा, उसके बाद सिग्मा के किसी वैल्यू के लिए 0 होगा क्या बताओ? नो सर। ये एक्सप्रेशन सिग्मा के किसी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा उसके सिर्फ। सो सिग्मा = 2 पे केवल 0 होगा सर। और इसीलिए 2s में एक ही नोड होता है, रेडियल नोड एक होता है। वो जहां पे टच किया ना, वहां पे 0 आ गया, मतलब साई का वैल्यू 0 आ गया वहां पे, तो रेडियल नोड एक ही होता है 2s के लिए। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, इस ग्राफ से मिलेगा। ये कितना नोड्स होता है, ग्राफ कैसे आता है, एक्सप्रेशन से आप उसको समझ सकते हैं, और एक बार समझने के बाद उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। एक्सप्रेशन रटने की जरूरत नहीं है, बार बार इस एक्सप्रेशन को रट के कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रफली एक दो बार आप देख जरूर लीजिएगा अगर आपको कैसे आया है, क्या आया है, ठीक। अगर हम यही ग्राफ r² के लिए बनाए, r² वर्सेस r का ग्राफ बनाए, यहाँ पे देखिए 4πr से हम मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, r² वर्सेस r का ग्राफ बता रहे हैं हम आपको। तो क्या होगा कि जैसे ही इस फंक्शन को आप स्क्वायर कर देंगे ना, तो इसका कोई भी वैल्यू निगेटिव में नहीं रह जाएगा, तो ग्राफ तो ऐसा ही होगा, बस निगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। ये ऐसे निगेटिव वाला पार्ट ऊपर गया, और ऐसे ये हो गया r² वर्सेस r का ग्राफ 2s के लिए। ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ना, ये ऊपर चला जाएगा स्क्वायर होते ही, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। चलिए तीसरा ग्राफ देख लीजिए, किसका? r² 4πr का वर्सेस r 2s के लिए, r² 4πr dr वर्सेस r का ग्राफ कैसा होगा। फिर से यहाँ पे r आया, यहाँ मल्टीपल में जैसे ही 4πr आया तो 0 पे 0 होने लगेगा, समझ में आ रहा है ना? तो इसका ग्राफ ऊपर जाता है 0 से, फिर आएगा, एक नोट देगा, फिर ऊपर जाएगा, मैक्सिमम होगा, और नीचे। ये ग्राफ होता है 2s के लिए सिंगल नोड के साथ। ये नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, समझ रहे हैं बात? ये है 2s का ग्राफ। सिमिलरली फॉर 3s आप देख लीजिए, फॉर 3s सबसे पहला ग्राफ किसके बीच खींचते हैं हम लोग? r वर्सेस r का ग्राफ। 3s में भी एक तो यही होगा मैक्सिमम पे, फिर एक रेडियल नोड, ये एक बार इसको और क्रॉस करेगा, और फिर ऐसे आएगा। दो रेडियल नोड होता है 3s के लिए, तो दो बार इस एक्सिस को क्रॉस करेगा। दिस इज r वर्सेस r का ग्राफ। r² वर्सेस r का ग्राफ 3s के लिए कैसा होगा? तो निगेटिव वाला पार्ट को ऊपर कर देना है, तो निगेटिव नहीं होता है इसमें, तो निगेटिव वाला पार्ट ऊपर जाएगा, मतलब एक बार इसको टच किया, फिर दूसरा ये निगेटिव वाला पार्ट ऊपर गया, फिर इसको टच किया, फिर ये जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये कौन सा ग्राफ हो गया बताइए? r² वर्सेस r का ग्राफ। स्क्वायर हो गया तो बस निगेटिव वाले पार्ट को केवल हमें पॉजिटिव में कर देना था। r² प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, 4πr² dr वर्सेस r का ग्राफ 3s के लिए। ये कैसा होगा? फिर से ओरिजिन से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, एक बार टच करेगा, दोबारा टच करेगा, फिर तीसरे बार जाएगा, और ऐसे जाएगा। थोड़ा और स्मूथ बना दे।
पिक हर बार इंक्रीज करेगा थोड़ा, सॉरी टच नहीं करेगा इस लाइन को, फिर 2 बार टच करेगा, ये 2 ही रेडियल नोड होता है इसमें, 2 बार टच करेगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा। ये 3s के लिए ग्राफ है। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस सर। चलिए अभी हम मीटिंग पॉज करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक या कहीं से कुछ भी बुक अगर आपके पास है, कोई भी बुक है, ये ग्राफ आपको सब बुक में मिलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन 11th के लेवल में ये जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो 11th लेवल में हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता है मैथमेटिकल। हाँ, इसको थियोरेटिकली वो एक्सप्लेन करने का बहुत सारे बुक कोशिश करता है कि देखो यहाँ से न्यूक्लियस से जाएंगे, इतने डिस्टेंस पे नोड मिलेगा, 1s का होगा, 2s का होगा, तो ये सब चीजें होता है। यहाँ पे आप मैथमेटिकली देख रहे हैं कि ग्राफ कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, क्या नोड क्या है, कहाँ पे टच कर रहा है। ये जो लिटरल मीनिंग है कि जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है उसको हम नोड बोलेंगे। किस रेडियल नोड कितने होते हैं, एंगुलर नोड कितने होते हैं किसी ऑर्बिटल के लिए, टोटल नोड कितने होते हैं, तो इसका अपना फॉर्मूला है क्वांटम नंबर के टर्म्स में, n-l-1 n+l-1 हो जाता है रेडियल, टोटल नोड हो जाएगा n-l-1 सॉरी रेडियल नोड, और एंगुलर नोड हो जाता है l। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो एल कैंसिल हो जाता है, n-1 हो जाता है टोटल नोड। तो ये नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं किसी ऑर्बिटल के लिए, ये हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि जिसके पास भी सर हमें ये ग्राफ लर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल ये ग्राफ आपको लर्न करना पड़ेगा, और ये ग्राफ पूछता ही पूछता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन आया, बहुत कम क्वेश्चन आता है, अगर आया तो ग्राफ आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर पलट लीजिए। प्रीवियस ईयर नहीं हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई भी बुक पलटिएगा, उसमें आर्काइव रहता है, या फिर उसमें प्रीवियस ईयर का एक सेक्शन रहता ही रहता है। कोई भी बुक आपके पास हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पलटिए, लास्ट सेक्शन उसका यही रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें आप देख लीजिए, जितना ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट किए हैं उससे मैक्सिमम उसको उसके सिवा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा वहां, इतनी में से क्वेश्चन होगा, बस इसी ग्राफ में से क्वेश्चन होगा वहां पे। 1s के लिए बताओ, 2s के लिए बताओ, ज्यादा से ज्यादा 2p के लिए पूछ लिया होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो पहले आप उसको चेक कीजिए, आप कैसे आंसर कर पाते हैं इसको देख करके नोटबुक से वो मैच कर लीजिए, तो एक थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आप प्रीवियस ईयर पलटे और वहां पे 1s का ग्राफ पूछा हुआ है, आप वहां पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, और नोटबुक से आप हेल्प लेकर के देख पा रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा, और फिर आप आंसर चेक करते हैं और वो आंसर होता है, तो आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलता है, थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ ठीक है हम सही चीज सीख रहे हैं, और मतलब हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ये समझ में आएगा कि इस पे ऐसा क्वेश्चन आता है और इस पे ऐसे आंसर किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है क्वेश्चन आंसर को देखते रहना, एप्लीकेशन को देखते रहना, कि जो हम पढ़ रहे हैं, इतना इतना जो लेंथी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ हमें अप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो हमारे लिए ये सब इतना सारा कैलकुलेशन क्या 11th में थोड़ी हमें प्रूव करने के लिए पूछेगा कि हम पाई आर डी आर ये कहाँ से आया क्या आया, हमें तो सिर्फ ये रहेगा आर स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसके बीच और आर के बीच ग्राफ पूछेगा। अब हमको यही नहीं पता कि ये कहाँ से आया हुआ है, तो अगर हमें प्रूफ भूल जा रहे हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि आर स्क्वायर आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जो है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है, बस ये बात हमको याद रखना है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ पूछ रहा है, ऐसा हमको याद रखना है, ठीक है। वो कैसे आया है उससे अपने को मतलब नहीं है ज्यादा, ठीक है। क्लियर है सर? यस सर। यस सर। सो नंबर ऑफ नोट्स, नोट्स क्या होता है, नंबर ऑफ नोट्स क्या होता है, आप लोग सब प्लीज देखिएगा, एक बार बुक को देखिएगा, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा थ्योरी का, बिना बुक देखे नहीं समझ में आएगा इंपॉर्टेंस कि क्या है थ्योरी, क्यों है लेंदी, क्यों हुआ है चीजें। जब आप बुक पलटिएगा तो पता चलेगा लेंदी क्यों हुआ है, कैसे है, ठीक है। वहां पे थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको सारी हर चीज का मिलेगा, उसको भी आप पढ़िए उसको एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में भी 1s का ग्राफ आपको शायद मिल जाएगा, तो वो क्या एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी पढ़िए, ठीक। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोट, टोटल नंबर ऑफ नोड, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, और उसके बाद ऑर्बिट और ऑर्बिटल में जो डिफरेंस होता है, जो अपने 11th में आता है, वो ऑर्बिट ऑर्बिटल का डिफरेंस। देन उसके बाद शायद क्वांटम नंबर ही है, डी ब्रोगली इक्वेशन के बाद क्वांटम नंबर, डी ब्रोगली इक्वेशन अगर नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ेंगे, देन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर लास्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और वो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है वो, तो आसानी से समझेंगे उसको, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, नॉट ओके? यस सर ओके। चलिए, तो मिलते हैं कल।
सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।